हाँ चलो पहले ध्यान से सुनना। देखो कोशिश करते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे में पूरा का पूरा टेंस ही खत्म कर दें, ठीक है ना। अपन सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, पूरी तरह से सिर्फ रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रूल्स और एक एक एग्जांपल जिनके इंपॉर्टेंट है उनके एग्जांपल अपन बताएंगे और चेंज करने की प्रक्रिया बताएंगे, ठीक है, कि कैसे अपन चेंज कर लेते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त सब प्रैक्टिस पहले ही करना था, बस थोड़ी सी ओवरव्यू है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम ये है कि आप जाने कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। अच्छा इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अभी सो दैट इफ अनलेस टू का प्रयोग भी बताना है, क्योंकि पेपर में 100% है कि 1 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। अलग अलग पूछ ही लेता है, वॉइस भी आता है, ठीक। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शब्दों के समूह को, ठीक है ना, यानी शब्दों की सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हिंदी में पहले भी जान लेते हैं। अक्षर तो आप जानते हैं, का से लेके ज्ञ तक, आ से लेके यहाँ तक, अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए सपोज दैट लिख रहा हूँ, ये अपना नाम ही लिख लिया, तो ये एक शब्द है। अच्छा ये एक शब्द है, क्यों शब्द है, क्योंकि 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षर से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो अक्षर से मिलकर के शब्द बनते हैं, ठीक ना। वर्ड फ्रॉम वर्ड और वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस, ठीक ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, यानी वाक्य के बारे में, तो वाक्य जो है ना वो शब्दों का सुपरिभाषित समूह होता है। शब्दों के सुपरिभाषित समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के पता है 3 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, ये वाक्य है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए ये लिख देता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या एक अक्षर का एक शब्द हो सकता है, तो हाँ एक अक्षर का एक शब्द हो सकता है। यहाँ तक कि एक अक्षर का एक पूरा वाक्य भी हो जाता है, ठीक है। देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा वाक्य है। अच्छा शब्दों का सुपरिभाषित समूह है जिसका कोई वास्तविक अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ, ये एक सेंटेंस है, एक ये क्या है, वाक्य है, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ तुम्हारा वाक्य। ये पता है वाक्य यानी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। पार्ट मतलब भाग, कितने भाग हुए, 3। कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारे पास वर्ब, क्या होता है, वर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया या काम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रिया या क्या कहते हैं, काम के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है तुम्हारे पास क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कारक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना है क्योंकि अपन पूरा लिखाएंगे नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, प्रयास करना है कि सारी चीजें दिमाग में रहें। तो सेंटेंस क्या है, शब्दों के वास्तव यानी शब्दों की सुपरिभाषित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 पार्ट होते हैं यानी 3 भाग होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, जो काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है। अब देखो जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल के माध्यम से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, मैं पागल हूं, ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं संदीप सर पागल हैं, ठीक है। या फिर आप बता दिए संदीप सर
पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा कि सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट की डिफिनेशंस है, ठीक है, ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है। मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। देखो सब्जेक्ट का मतलब ये यहाँ पे करता, ठीक ना, जो काम को करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान तभी कर सकते हो आप जो काम को कर रहा है, जो व्यक्ति काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में चर्चा हो रही है वही सब्जेक्ट है। मैं पागल हूं, क्या यहाँ पे कोई काम किया गया? नहीं, सिर्फ बताया गया कि मैं पागल हूं, ठीक है। तो किसके बारे में चर्चा हुई? मेरे बारे में, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। संदीप सर पागल हैं, तो कौन है जो पागल है? काम तो हुआ नहीं, क्या कोई यहाँ पे कुछ काम किया? नहीं किया। किसके बारे में बात हो रही है? संदीप सर के बारे में। कौन है पागल? संदीप सर। संदीप सर पागल हैं, तो कौन है? सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में चर्चा हो रही है? संदीप सर के बारे में, वही सब्जेक्ट है। संदीप सर पढ़ा रहे हैं, कौन है जो पढ़ाने के काम को कर रहा है? संदीप सर, वही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की पहचान बहुत ही नॉर्मल है, तुम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हो क्वेश्चन करके, कौन है वो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, या कौन है वो जिसके बारे में कौन है वो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, कौन है वो जो काम को कर रहा है। बस इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। और जो काम को कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो संदीप सर पढ़ा रहे हैं, कितने सारे तुम कोई सा भी सेंटेंस बना लो, ठीक ना, सब्जेक्ट की पहचान तुम खुद ही कर पाओगे, ठीक ना। कौन है वो, सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है, कौन है वो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, या कौन है वो जो काम को कर रहा है। इतने से पूरा का पूरा सब क्लियर हो जाता है। जैसे देखो लिखा है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कौन है जो अंग्रेजी को पढ़ाता है? तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है? मैं हूं वो जो अंग्रेजी को पढ़ाता है। अगर मान लो लिखा होता रवि अंग्रेजी को मतलब रवि अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन है वो जो अंग्रेजी पढ़ाता है? रवि, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मतलब जो काम को करेगा वही क्या है? सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक आपके पास क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट। दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अगर अकेला है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल भी मैं दे देता हूं, ठीक है। संदीप सर पढ़ा रहे हैं, कौन है वो जो पढ़ाने के काम को कर रहा है? संदीप सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, अकेला है, ठीक है। संदीप सर पढ़ा रहे हैं, ये तो पूरा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अब देखो अगर मैं ये वो लिखा होता कि राम और श्याम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन है वो जो खेलने के काम को कर रहा है? कौन है वो, ठीक ना, राम और श्याम। तो क्या राम और श्याम अकेले हैं? नहीं, एक से ज्यादा हैं, यानी वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ ये आपका खत्म, ठीक है, ये मैंने क्लीन किया, ठीक। अब बात आती है वर्ब के बारे में। वर्ब वैसे अलग अलग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कई प्रकार की होती है, वैसे वर्ब 5 प्रकार की भी होती है, पर हमको वहां पे 5 मतलब यहाँ पे नहीं है, हम सिर्फ 2 प्रकार की वर्ब पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, और एक हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, ठीक ना। ये HB का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और एक है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? अब देखो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको देख करके हम टेंस को बता पाएंगे या सिंपल सेंटेंस को बता पाते हैं। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब सहायता करती हैं वाक्य को पहचान कराने में, कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, उनका सिर्फ इतना ही काम है। समझ गए हम क्या बोले? HB यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, नाम ही रखा गया है सहायक क्रियाएं, सहायता करती हैं वो क्या करने में? पहचान कराने में, कि प्रेजेंट फॉर्म में वाक्य है, कि पास्ट में था, कि फ्यूचर में होगा। समझ गए? मतलब प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। जो सेंटेंस हमको मिला है वो प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है वाक्य को पहचान कराने में, कि कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य प्रेजेंट फॉर्म में है, कि पास्ट फॉर्म में है, कि फ्यूचर फॉर्म पे है। समझ गए हम क्या बोले? सिर्फ उनका इतना ही काम होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रियाएं।
अब मुख्य क्रियाएं तुम्हारे पास क्या है बताओ। मुख्य क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य क्रिया जानते हो, आना जाना खाना पीना, मतलब जितने भी हम दुनिया भर के काम करते हैं अपन लोग, जितना भी काम कर डाले A to Z, वो सब क्या है, मेन वर्ब है। आना जाना खाना पीना लिखना पढ़ना, ठीक ना, रोना पीटना मारना, ठीक ना, मार खाना, ये सब क्या है, ये पूरा A to Z जिसके लास्ट में ना आता है निकल के, वो सब के सब क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। मेन वर्ब तुम्हारे पास क्या है, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो काम करते हैं ना, वही सब क्या है, मेन वर्ब है। ऐसी कोई भी मेन वर्ब नहीं है जिसके लास्ट में ना आता हो। ठीक है, खाना पीना उठना बैठना मारना पीटना खेलना कूदना लिखना पढ़ना, ठीक ना, रोना सोना, ठीक ना, समस्त मेन वर्ब के लास्ट में क्या आता है, ना आता है। आई बात समझ में। अब बात आती है, देखो यहां पे हम कितने प्रकार जान गए, वर्ब कितने प्रकार की, दो प्रकार, बिल्कुल सिक्वेंशियल ही चलना है ना। पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दो प्रकार का, मेन वर्ब यानी सॉरी वर्ब जो है वो वर्ब दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, ठीक ना, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होगा तुम्हारे पास डायरेक्ट ओबीजे और एक हुआ तुम्हारे पास आईएनडी इनडायरेक्ट ओबीजे, ठीक ना। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर मैं पूरा डिटेल से, ठीक है ना, बता दूंगा एक बार और सारी चीजें, ठीक है, हालांकि मैं इससे पहले बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें अपन देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये तुम्हारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक, सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट का जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर सीधा प्रभाव, जैसे मान लो एक बार सीधा प्रभाव पड़ गया, ठीक है, तो उसके बाद जब प्रभाव पड़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल दिया, संदीप सर राहुल को मारे, ठीक, और यहां पे लिख दिए संदीप सर डंडे से राहुल को मारे। ठीक है, अब देखो संदीप सर राहुल को मारे, कौन है जो मारने के काम को किया, संदीप सर, सब्जेक्ट वही हुई है, पहचान भी करते बनना चाहिए कि पहचानते भी हमसे बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो काम को करता है, मारने के काम को किया किसने, संदीप सर। ठीक है, कौन है वो जो, देखो पहले सेंटेंस पढ़ो, संदीप सर राहुल को मारे, कौन है वो जो राहुल को मारा, ठीक है भाई, मारने के काम को किसको किया, किसने किया, संदीप सर, मतलब सब्जेक्ट कौन हुए, संदीप सर। अब अगर हम बात करते हैं तो काम क्या है, काम पता चल गया ना, मारना। ठीक है, अच्छा संदीप सर का सीधा प्रभाव किसमें पड़ गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट का जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके कुछ शब्द आप मतलब कारक वगैरह तो आप जानते हैं, ठीक है, कि कारक कहते हैं, पर कुछ शब्द आपको इंग्लिश ही पता होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक ना, जैसे सीधा कारक आप नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक ना, तो क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आप नाम लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, राहुल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि तुम्हारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, संदीप सर डंडे से राहुल को मारे, यानी कौन है जो मारने के काम को किया, संदीप सर। ठीक है, संदीप सर का पहले यहाँ पे काम क्या है, मारना ही काम है। संदीप सर का पहले प्रभाव किसमें पड़ा, डंडे पर, क्योंकि पहले वो तो डंडा उठाए होंगे ना, तो पहले उनका सीधा प्रभाव क्या पड़ा, डंडे पर। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, डंडा, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल। ये है कंडीशन इसमें। आई बात समझ में, हमने क्या कहा। अब देखो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए रवि पत्थर से चिड़िया को मारा, ठीक है, तो कौन है जो पत्थर से चिड़िया को मारने का काम किया, रवि। अब रवि का पहले रवि काम क्या कर दिया, मारने का। ठीक है, अब रवि का सीधा प्रभाव किसमें पड़ा, पहले पत्थर पे, तो पत्थर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद चिड़िया क्या हुई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को जब हम फ्रेम करेंगे ना, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिखाया हूं। ठीक, अब देखो जब हम सेंटेंस को फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी जब हम सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो कैसे फ्रेम करेंगे, जब देखो ट्रांसलेशन का रूल्स है। ठीक है, ट्रांसलेशन में आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा सब्जेक्ट।
क्या उठाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए, ठीक ना। तो सब्जेक्ट के बाद आता है क्या? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में तुमको कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा? पहले ट्रांसलेशन में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, ठीक है। उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब लगेगी। रूल्स में रहेगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हमको मेन वर्ब के साथ क्या आईएनजी जोड़ना है, कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कि सेकंड फॉर्म लगाना है, कि ऐसी है इस लगाना है, वो सब कंडीशन रूल्स में पता चलेगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आई बात समझ में मैंने क्या कहा? तो ये थोड़ी सी फिलहाल वाक्य के बारे में पता होना चाहिए, बाकी फिर अपन एडवांस थोड़ी सी अलग से क्लासें लगाएंगे बाद में, ठीक है। तो A to Z बताएंगे, जिनको सीखना होगा, ठीक ना, उनके लिए काफी वो अच्छा रहेगा। फिर ये यहां तक का क्लियर हुआ ना। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है। वर्ब तुम्हारे पास क्या है? वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, ठीक ना। किसी भी सेंटेंस में वर्ब वो होता है यानी जिसे सब्जेक्ट करता है, कह सकते हो आप, ठीक ना, या जो काम होता है वही वर्ब कहलाता है, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट में तुम्हारे पास सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। वर्ब तुम्हारे पास 2 लेना है अपन को, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लेना है। और ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है? 2 होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एग्जांपल के माध्यम से मैंने बता रखा है। ट्रांसलेशन का रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? रट लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ यही है, ठीक ना। सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट, मतलब हमने सीधे ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आगे। अब बात होती है टेंस की, कि टेंस में हमको क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? काल, ठीक है। और काल का अर्थ किससे है? समय से। किससे है? समय से। अधिकतम मैंने देखा है, पूछा भी है कि टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस की डिफिनेशन कह देते हैं टेंस मतलब काल। पूछ लो कि टेंस क्या है तो काल, काल क्या है तो समय, समय से फिर से टेंस, ठीक है। प्रॉपर डिफिनेशन नहीं देते हो, ठीक ना, कोई भी नहीं दे पाता है, ठीक है। तो पहले से गहराई पूर्वक समझना है कि आखिर टेंस है क्या, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? टेंस के बारे में। देखो टेंस क्या कहलाता है अगर हम बात करें। टेंस जिसको हम क्या कहते हैं? काल, ठीक है। और काल का अर्थ होता है, टेंस का मतलब होता है क्या? काल। और काल का अर्थ किससे है? समय से है। अब हम टेंस की डेफिनेशन जान लें पहले, ठीक है, कि टेंस क्या है, ठीक। तो तुम में से कोई बताएगा कि टेंस क्या है? बताओ। टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है, जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। आई बात समझ? मैंने क्या कहा? टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। मतलब सब्जेक्ट ही काम को करेगा तभी टेंस है, नहीं तो टेंस नहीं है। आई बात समझ में हम क्या कह रहे हैं? किसी भी देखो हमने क्या कहा कि टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं यानी वाक्य आते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम को करता है, ठीक है। लिख लेना बल्कि फिर बाद में, ठीक है। क्या मैंने बोला कि टेंस के, या फिर तुम ऐसे भी बता सकते हो कि टेंस में या टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं यानी ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम को करता है और उससे, देखो बस इतना ही है तुम्हारे पास, इसका अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम को खुद करता है यानी स्वयं करता है, ठीक है। तो वो टेंस है। जैसे देखो अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने वाक्य लिखा कि संदीप सर पढ़ा रहे हैं, राम खेलता है, राम खेलता है। बताओ संदीप से पढ़ा रहे हैं, कौन है जो पढ़ा रहे? इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा कि संदीप से पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट ही काम को कर रहा है, सब्जेक्ट ही काम को कर रहा है। राम खेलता है, राम ही काम को कर रहा है, खेलने के काम को कर रहा है। संदीप से पढ़ाने के काम को कर रहे हैं, ठीक है। मैं देखता हूं, मैं देखने के काम को कर रहा हूं, ठीक ना। वो देखती है, वो देखने के काम को कर रही है। वो नाचती है, वो नाचने के काम को खुद ही कर रही है, ठीक है। क्या अब देखना, अब देखो बात थोड़ी समझना, फिर मैं तुमको पूरा फर्क बताऊंगा, ठीक है।
संदीप सर पढ़वाते हैं, तो अब बताओ पढ़वाते, वहां पे लिखा संदीप सर पढ़वाते हैं, तो वहां पे क्या है, पढ़ाना काम है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे संदीप सर पढ़वाते हैं, मतलब क्या संदीप सर स्वयं पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये टेंस नहीं है। संदीप सर पढ़वाते हैं किसी से, ठीक ना, किसी से पढ़वाते हैं, किसी के द्वारा पढ़वा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में जो पढ़ाने के काम को कर रहा है वो है ही नहीं कुल मिलाकर। भाई संदीप सर पढ़वाते हैं, अब किससे पढ़वाते हैं, वो जो पढ़ा रहा है क्या वो इस सेंटेंस में है, वो तो नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये टेंस का सेंटेंस नहीं है। आई बात समझ में। तो ये कहाँ बिलोंग किया, कैसे बिलोंग किया, ये किस में, तो फिर कहाँ का सेंटेंस है, इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। पर अभी फिलहाल तुमको टेंस के बारे में ही जान के रखना है कि टेंस क्या है तुम्हारे पास। टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम को स्वयं करता है, ठीक है। और ये जानकारी हो जाती है कि टेंस यानी वहां से ये पता चलता है लास्ट में, देखो कि वो टेंस यानी सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में कि फ्यूचर के फॉर्म में है। अच्छा ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के फॉर्म में है, तो इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। तो टेंस के अंतर्गत आपको कैसे सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे या आप फ्रेम कैसे करेंगे, ऐसे सेंटेंसों को फ्रेम करना है जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट काम को स्वयं करता है, ठीक है। टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें सब्जेक्ट काम को स्वयं यानी खुद करता है। और टेंस किस फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, फ्यूचर फॉर्म में, इसकी जानकारी हमको टेंस से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मान लो डिफिनेशन रहा कि आपको ध्यान रखना है कि टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है, ठीक है। और वो भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो सेंटेंस किस फॉर्म पे, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में या कि फ्यूचर फॉर्म पे होंगे। तो ये तो टेंस था। अच्छा टेंस में तुम्हारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तुम्हारे पास क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। कौन सा हुआ, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कोई काम नहीं है, सिर्फ बता देता है कि लास्ट में देखो, अगर लास्ट में क्या लग के आया, हा से रिलेटेड आया, ठीक है। हा का मतलब ये हुआ, हा मतलब जैसे आता है ना, है, हो, हूं, लास्ट के वाक्य में चले जाओ, अगर हा लगा हुआ है तो आप कह सकते हो कि प्रेजेंट का है। दूसरे में अगर आप चले जाते हैं पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में अगर हम चलते हैं, ठीक है, किसमें चलते हैं, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में अगर हम बात करते हैं किससे बात हो रही है, था से। लास्ट में अगर था लगा हुआ मिल गया तो समझ जाओ कि पास्ट टेंस है, ठीक है। और थर्ड नंबर हम बात करते हैं किसमें, फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करना है तो अगर लास्ट में गा लगा हुआ मिल के आए तो समझ जाओ क्या है, वो फ्यूचर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अभी कहीं नहीं जाना। जैसे देखो दिमाग लगाओ, तुमको भाई पहचान बता दो, बाकी तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में बताना है कि किस फॉर्म पे है। संदीप सर पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में क्या आया, हा से आया रिलेटेड, ठीक है। पढ़ा रहे हैं तो क्या है, प्रेजेंट है। संदीप सर पढ़ा रहे थे, था से आ गया ना, मतलब पास्ट है। संदीप सर पढ़ा रहे होंगे तो क्या हो गया, तुम्हारा फ्यूचर है। बस इतनी सी पहचान है और कुछ नहीं। ये तुमको सहायता, ये यानी पहचान करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस फॉर्म पे है, प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में है कि फ्यूचर फॉर्म पे है, ये हमको पहले पता होना चाहिए। तो लास्ट से पता चल जाता। जैसे देखो तुम सब पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट है, तुम सब पढ़ रहे थे तो पास्ट है, तुम सब पढ़ रहे होगे तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो लास्ट से पता तो चल जाता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक ना, लास्ट में चले जाओ, ठीक ना। लास्ट में जब तुमको मतलब विराम मिलेगा तो समझ जाओ कि यार प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है, तुमको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक ना। तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो ये तो हमने पहचान किया है ना कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में, लेकिन सेंटेंस किस प्रकार के लेने हैं, ऐसे सेंटेंस ही लेना है जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन हो। सब्जेक्ट ही काम को करे, कोई और नहीं करे। अगर सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है तो वो टेंस नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक ना। फिर उसको फ्रेम करने का तरीका थोड़ी सा चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ट्रांसलेट करने का तरीका। अब देखो ये 3 टेंस है ना, इनमें से 3 टेंस को, जो 3 टेंस है इनमें से प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है इनको, ठीक है ना। या इन टेंसों को कितने में, इन टेंसों को या इनको 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा देखो 4 भागों में विभाजित किया गया, तो कैसे विभाजित किया गया है, तो एक नाम दिया गया है, अगर हम बात करते हैं पहले नंबर में दिया गया है इंडेफिनिट, दूसरे नंबर में नाम दिया गया है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे नंबर में आपको दिया गया है परफेक्ट, और चौथे नंबर में आपको दिया गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, टेंस बनाने वाले मतलब जिसने भी टेंस बना लिया, ठीक है, ठीक है, उसे तो मान लो आधा इंग्लिश से बन जाता है कुल मिला के। अगर आपसे अच्छे से टेंस कंफर्म है मतलब आपसे आधा इंग्लिश बन जाएगा। और टेंस बनाने वाले ने भी क्या कमाल का टेंस बनाया था, ठीक ना, दिमाग लगाओ, ठीक ना। मतलब मैंने क्या कहा, ठीक है, कि टेंस के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान से सुनना है। टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। अच्छा पता है, सब्जेक्ट जो है ना, जो मतलब यानी कुल मिला के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है, जो काम को करता है उनके द्वारा किए गए कार्यों का ही वर्णन है। तो जैसे मान लो हम अपनी बात करते हैं, मतलब टेंस में तुम ये कह सकते हो कि टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। कोई भी व्यक्ति काम करेगा उसी का वर्णन होगा, ठीक है। अब देखो, और काम व्यक्ति सिर्फ 4 ही तरीके से कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक। व्यक्ति कितने तरीके से काम करेगा, 4। तुम्हारे पास 5वां तरीका हो ही नहीं सकता, 5वां तरीका तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये कहा गया, ठीक है, टेंस में पता है कुल मिला के व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है, और व्यक्ति कितने तरीके से काम करता है, मात्र 4 तरीके से, 5वां तरीका है ही नहीं, ठीक है। देखना चाहते हो, देखना अभी मैं तुमको दिखाता हूं, ठीक है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण और धन अपूर्ण। अब बात समझना कैसे 4 तरीके से काम होता है। या तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अनिश्चित होगा, ठीक है, अगर अनिश्चित है तो इंडेफिनिट में रखेंगे। या तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अधूरा होगा, या तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य पूरा हो गया होगा, या तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कुछ समय से पहले से चालू हुआ होगा और अभी तक जारी होगा। 5वां तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, संदीप सर पढ़ाते हैं बोला गया ना, संदीप सर पढ़ाते हैं, तो कभी जैसे मान लो संदीप सर पढ़ाते हैं, ये तो अनिश्चित बात हुई ना। अब देखना, संदीप सर पढ़ा रहे हैं, काम उनका जारी है, अधूर। देखो, अनिश्चित का मतलब ऐसे समस्त काम जो निश्चित नहीं होते हैं उन्हें इंडेफिनिट में रखना है, जो काम चल रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूअस में रखना है, जो काम पूर्ण हो चुका है उसको परफेक्ट में रखना है, और जो काम कुछ समय पहले से चालू है उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तभी तुमको दिमाग में आएगा। पता है, टेंस वगैरह रटना नहीं है, समझना है, अंदर से बिल्कुल इंटरनली समझोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। कंडीशन देखो, एक सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ के देखते हैं। 4 पार्ट में अगर आप तुम स्वयं सोचिए, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं ना थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या कहा, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। अब बताओ कि 5वां कोई तरीका है बोलने का? अगर एक काम मैं आपको देता हूं, उस काम को आप 4 तरीके के अतिरिक्त 5वें तरीके से आप बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि तुम पढ़ रहे हो या तुम खेल रहे हो, तो पहली चीज क्या है, जैसे अगर मैं बोल दिया जाए कि तुम खेल रहे, जैसे देखो खेलने के बारे में तुमको बताना है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, ठीक। मतलब किसी भी काम को तुम सिर्फ 4, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को तुम सिर्फ 4 तरीके से ही बता सकते हो। या तो उसके द्वारा किया गया कार्य अनिश्चित होगा, या तो वो अभी काम को कर ही रहा होगा, या तो वो उसके द्वारा किया गया कार्य पूरा हो गया होगा, या तो वो व्यक्ति कुछ समय पहले से काम को चालू किया होगा और अभी तक उसका काम जारी होगा, खत्म ही नहीं हुआ होगा, ठीक। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक। हाँ, लास्ट में अगर हाय आ जाएगा तो प्रेजेंट के ये सब बन जाएंगे, था आ जाएगा तो पास्ट का बन जाएगा, और गया आ जाएगा तो फ्यूचर का बन जाएगा, ठीक। जैसे देखो, मैं पढ़ाता हूं तो प्रेजेंट है, मैं पढ़ाता था तो पास्ट है, मैं पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट है, पढ़ा रहा था तो पास्ट है, पढ़ा रहा हूंगा तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। मैं पढ़ा चुका हूं तो प्रेजेंट, क्योंकि लास्ट में तो हाय आया। मैं पढ़ा रहा था तो पास्ट, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक ना, तो फ्यूचर, सॉरी, पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका हूंगा, फिर देखो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा था, सुबह से पढ़ा रहा हूंगा, ऐसे केसेस बनेंगे। 5वां कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए टेंस को सिर्फ 4 पार्ट में ही तोड़ा गया है। व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन जो होता है, मतलब व्यक्ति सिर्फ 4 ही तरीके से काम कर सकता है। व्यक्ति मतलब सब्जेक्ट समझो तुम, तो सब्जेक्ट केवल कितने तरीके से काम कर सकता है, 4। या तो उसके द्वारा किए गए काम क्या होगा, निश्चित होगा, या तो अधूरा होगा, या तो पूरा होगा, या तो कुछ समय पहले चालू और अभी तक जारी है। कोई 5वां तरीका हो तो बताओ कि सर ऐसा भी काम हो सकता है, ठीक है, वो भी टेंस में जुड़ जाएगा।
ठीक है, जुड़वा डालेंगे, लेकिन तुमको पाओगे नहीं, है ही नहीं, ठीक है। 4 ही तरीका है पूरी तरह से, ठीक है। अब देखो इनको अगर हम प्रेजेंट के साथ जोड़ देते तो प्रेजेंट का बन जाता है, अगर हम इनको जोड़ देते पास्ट के साथ तो पास्ट के पूरे बन जाते हैं, और इनको अगर हम जोड़ देते फ्यूचर के साथ तो किसके साथ बन जाता है, ये फ्यूचर के साथ। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट को सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट को हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं, और कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस में है मतलब काम लगातार क्या है, जारी है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं सीधे चलता हूं, प्रेजेंट का सब उठाता हूं, पास्ट का उठाता हूं और फ्यूचर का उठाता हूं सब, ठीक है। और ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सीधे सीधे चार्ट बना रहा हूं और हेल्पिंग वर्ब पूरा उठा के सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं, देखना, एक सेकंड है। चलो ध्यान से देखना, पहले नंबर में मैंने क्या बात किया, इंडेफिनिट, फिर हम शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। दूसरे नंबर में क्या बात किया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। थर्ड नंबर में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, परफेक्ट, और चौथे नंबर में हम बात कर रहे हैं क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। टेंस प्रेजेंट, और ये हुआ तुम्हारे पास किसका, पास्ट का, और एक मैं बना देता हूं किसका, फ्यूचर का। बस कभी कभी आप लोग भी मतलब ऐसे ड्रॉ कर लिया करो ना, तो दिमाग में रहेगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाता है सारी चीजें फिर, ठीक है। अच्छा टेंस में देखो हमारे पास 3 टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, फिर एक तुम्हारे पास क्या हुआ, पास्ट टेंस, और एक तुम्हारे पास क्या हुआ, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखना, बात समझना अच्छे से, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट की पहचान अगर हम करते हैं कि यार आखिर इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है, तो इंडेफिनिट की पहचान में पता है क्या होता है, लास्ट में ता ते ती आता है, ठीक है। यानी क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, और ताहू का केस बनता है इसमें। और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान सुनना, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही सी इट, थर्ड पर्सन ये ही सी इट वगैरह सब है, ठीक है, दिस दैट, ये सब थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर का मतलब तो समझ रहे हो, जो अकेला होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं, क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डू और डज। ये डू और डज नॉट का प्रयोग होने लगता है, ठीक है, किसका, डू और डज नॉट का। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ होता है, और डज का प्रयोग क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम और क्या आती है, आर आती हैं, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अगर आईएनजी लग जाए, लगा दिख जाए, और इज एमआर दिख जाए, तो समझ जाओ कि पूरा से प्रेजेंट का है। देखो जितने भी कॉन्टिन्यूअस में हो, और इसमें आता है वॉज और वर, इसमें क्या आता है, वॉज और वर, और मेन वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, विल और बी, और इसके साथ क्या होता है, आईएनजी, ठीक है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले होंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है क्या, इज, एम, आर। ये भी पता होना चाहिए कि इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम लगता है केवल आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, और आर लगता है सेकंड पर्सन मतलब यू। फर्स्ट पर्सन हम केवल आई को कहते हैं, सेकंड पर्सन हम केवल यू को कहते हैं, बाकी सब सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, फर्स्ट पर्सन मतलब आई के साथ क्या लगेगा, एम, और सेकंड पर्सन मतलब यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज और वर, वॉज जो होता है वो लगता है क्या, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है वॉज, और सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ लगता है वर, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। विल बी के साथ आईएनजी मिल जाएगा, तो वो तो सबके साथ लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी लगा मिलना ही मिलना है।
इसमें डू डज, अच्छा पास्ट से देखो एक चीज और, इसमें एस और ई एस का रूल से चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जब हम निगेटिव बना देते हैं ना, ध्यान सुनना मैंने क्या कहा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, और जैसे डू या डज नॉट का प्रयोग होता है वैसे हमारे पास एस या ई एस का केस हट जाता है। एस या ई एस जो है मेन वर्ब के साथ लग रहा था वो तुरंत ही हटेगा। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, पहचान ये होती है कि मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, तुरंत। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म से पहचान कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है। और जैसे भी हम निगेटिव बनाते हैं ना, तो निगेटिव बनाते ही हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, और सेकंड फॉर्म से हम तुरंत ही कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में जंप कर जाते हैं। मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से निगेटिव जैसे बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म से कहाँ जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ये ध्यान रखना है थोड़ी से, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में कोई वो नहीं रहता है, फ्यूचर में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है विल, ठीक है। इसमें कोई नहीं, निगेटिव बनाना तो विल नॉट जोड़ दो, खत्म, ठीक है, इसमें रहती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। कॉन्टिन्यूअस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार्ट जो आप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या होता है। अच्छा, परफेक्ट की पहचान कैसे होती है ये बता देते हैं। कि परफेक्ट में चाहे कोई सा भी परफेक्ट होगा, हमेशा मेन वर्ब की एमवी की थर्ड फॉर्म लगेगी। किसकी, एमवी की थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है, ठीक है, तो समझ जाओ कि मतलब कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिल गई तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट। लेकिन किसका परफेक्ट होगा, अब भाई सब में तीन के तीनों में लगा रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैसे पहचान करें कि किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का, कि पास्ट का, कि फ्यूचर का है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है तुम्हारे पास क्या, हैज और हैव। हैज हैव के साथ अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ जाओ क्या है, प्रेजेंट का है। और केवल सिंगल हैड के साथ तो समझ जाओ किसका है, पास्ट का है। और सिंगल समझ जाओ किसका, अगर विल के साथ है, मतलब विल हैव के साथ लगा हुआ है, तो समझ जाओ किसका है, फ्यूचर का है। विल तो है वैसे भी पता चल जाएगा, विल से पता चलता है फ्यूचर का है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में की पहचान क्या होती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये सेम रहेंगे, हैज बीन, और या तो तुमको मिलेगा क्या, हैव बीन, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या रहेगा तुम्हारे पास, ये दोनों रहेंगे मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और देखने के लिए तुमको क्या मिलेगा, सिंस और फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस स्लैश किसका यूज होगा, फॉर। सिंस फॉर सब में रहेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास एक का यूज होता है, मतलब क्या रहेगा, हैड बीन रहेगा, बीन के साथ मिलेगा तुमको, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, और सिंस फॉर का यूज होना तय है बिल्कुल, ठीक ना, सिंस और फॉर का यूज होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, विल हैव बीन का यूज होगा, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, और सिंस फॉर तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास ऐसे समस्त काम जो अनिश्चित होते हैं उनको इंडेफिनिट में रखना है, ऐसे समस्त काम जो अधूरे हैं या चल रहे हैं, अधूरे या चल रहे हैं, ठीक ना, जैसे रहा, रही, रहे, जरूरी नहीं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो अधूरे फील होते हैं, वो सब कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे समस्त काम जो पूरे हो जाते हैं उनको हम पास्ट में यानी परफेक्ट में रखते हैं, और ऐसे समस्त काम जो कुछ समय पहले चालू हुए हैं और अभी तक जारी हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, ठीक। क्योंकि ये पूरा कोर्स जानते हो क्या होता है, 10-12 दिन का पूरा टेंस होता है, लेकिन अभी अपन सब समझ रहे हैं, इतने में ही समझ रहे हैं, तो इतना अपन को थोड़ी सी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरव्यू आपको ध्यान होना चाहिए कि आपसे हेल्पिंग वर्ब जरूर रटी हो, कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज एम आर कॉन्टिन्यूअस का है, हैज हैव परफेक्ट का है, हैज बीन और हैड बीन तुम्हारे पास किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो देखो डिड जो है वो डिड तुम्हारे पास पास्ट का है, ठीक है। वॉज वर पास्ट का, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। वॉज और वर पढ़ते हैं ना, इसको ध्यान रखना, वेयर नहीं पढ़ते, वेयर मतलब होता है यानी पहनना, ठीक है। तो ये वर है, वॉज और वर, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, वाज नहीं कह देना है, ठीक ना, कि तुम ये वाज कह दिए, ठीक ना, ये वाज नहीं है, ठीक ना, इसको वॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये वॉज है, ठीक है। अच्छा, जा और जा में फर्क भी है, ये भी बताया था मैं एक बार आप लोगों को। देखो ये जा है और ये जा है, ठीक ना, वॉज, ठीक ना, और वाज, ठीक ना। तो देखो जा नहीं बोल रहे हैं, जा नहीं बोल रहा हूं मैं, जा बोल रहा हूं, वॉज, ठीक है। क्योंकि बोलने का एक तरीका, और बोलने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कुछ शब्दों का भी अर्थ होता है थोड़ी से, ठीक है, तो पता होना चाहिए, सब नॉर्मल चीजें। तो ये क्लियर हो मैंने क्या कहा, ये पूरा टेबल याद रखना है। अच्छा, ये जब पूरा टेबल याद रहेगा ना, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इसका प्रयोग सो दैट और सीधे सीधे टू डैश टू इफ डैश अनलेस, और ये प्रयोग अपन को क्या करना है पता होना चाहिए, सीख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये टेबल तुमसे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, टेबल याद रहेगा ना, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल टेबल याद रख लेना है, ठीक है।
कि हेल्पिंग वर्ब हमसे पता होनी चाहिए। अच्छा चलो मैं थोड़ी सी एक आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं और चेंज करना बताता हूं, ठीक ना। हालांकि कल अपन देख रहे थे कि चेंज कुछ चीजों को किए थे, लेकिन आप सिर्फ उतारते गए थे, मुझे पता है, ठीक ना, आप समझने का प्रयास नहीं किए थे। देखिएगा, किसी को कहीं पता है, ये ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसको छोड़ के ये आपस में ही चेंज होंगे, लेकिन इतने से सेंटेंस कहीं भी चेंज हो जाएंगे। नाउ टू सेंटेंस कहीं भी चेंज हो सकते हैं, किसी में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये वाले सेंटेंस हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन वाले सिर्फ उसी में चेंज होंगे, समझ गए। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होना है, कहीं और नहीं चेंज हो सकता। प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट का फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक। लेकिन बाकी जो है वो सब में चेंज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा क्या लिखा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखो कैसे पहचान कैसे करें कि कहां का टेंस है। दिमाग लगाइए, नॉर्मल सी बात है, आप अब देखिए कितना आसान समझ में आता है, ठीक है। अगर हम दिमाग लगाएं तो हम यूज कर सकते हैं कि यार हम कहां का लिखे हैं, तो एम जो है वो सहायता कर रहा है, एम हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट है, ये तो पता होना चाहिए, तुरंत सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है सेंटेंस को पहचानने में। तो देखिए एम और आईएनजी भी लगा है, टीच के साथ आईएनजी भी लगा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है इनमें 9 में से किसी में भी चेंज करना चाहते हो तो हो जाएगा। अब देखना, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग होगा ना। जैसे मान लो सपोज दैट, देखो मैं कॉन्टिन्यूअस में ही सब में चेंज कर रहा हूं, दिमाग लगाना, कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज किया तो जैसे मान लो एम हटा के मैंने वॉच जोड़ दिया, क्योंकि आई के साथ वॉच ही जुड़ता है। अच्छा उटपटांग नहीं जोड़ना ना कि तुम आई के साथ बार जोड़ दिए, ठीक ना, ऐसा भी नहीं होता है, आई के साथ केवल वॉच ही जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग, और ये क्या हुआ तुम्हारे पास, इंग्लिश, ठीक। इसका मतलब है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब इसका मतलब वॉच जुड़ गया तो क्या होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पास्ट में पहुंचा दिया मैं, ठीक है। अच्छा मान लो मैं फ्यूचर जोड़ता तो क्या हो जाता, देखो अगर मैं फ्यूचर जोड़ रहा हूं ना तो क्या हो जाता है, यहां से विल बी, आई विल बी, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश, ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, फ्यूचर में पहुंच गए। अच्छा इसको कभी कभी पता है चेंज करवाता है कि भैया तुम लास्ट में यहाँ पे लिख देता है ना कि तुमको कहाँ चेंज करना है, ठीक है। अब मान लो कि ये चेंज कर रहा है कि बोल रहा है परफेक्ट में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना तो चेंज तो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही होगा, बस दो चीजें चेंज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कुछ चेंज नहीं होता है। तो देखो मैंने क्या कहा कि चेंज इनटू यहाँ पे लिख दिया मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में तुमको चेंज करना है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर रहा हूं तो सब्जेक्ट थोड़ी चेंज होगा, सब्जेक्ट तो आई रहेगा, ठीक ना, सब्जेक्ट काम करने वाला व्यक्ति नहीं चेंज होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो दिमाग लगाओ, मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो हैज और हैव में तुम्हारे पास अब आई के साथ क्या लगाना है, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, ठीक है। क्योंकि यहां का जो रूल्स है वो ये कहता है, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, कि ये देखो इसका ये जो रूल्स है ना कि हैव और हैज लगाना है, तो हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और हैव लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ। ये चीजें याद होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल के साथ। तो देखो केवल हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि केवल चेंज होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया ना। और परफेक्ट की क्या क्वालिटी है, परफेक्ट की क्वालिटी ये है कि जितने भी परफेक्ट होंगे सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास मेन वर्ब क्या था, टीचिंग, मतलब यहाँ पे टीच करना था, तो टीच का हो जाएगा टॉट, थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश। बस दो चीजें चेंज करनी होती है, ध्यान रखना, हमेशा बता दे रहे हैं सिर्फ दो चीजें चेंज होती हैं। जब भी कभी टेंस को चेंज करने के लिए आएगा तो सिर्फ दो चीज चेंज होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही दो चेंज होते हैं। और अगर होने वाले होंगे तो चेंज होगा, ठीक ना, अगर ये चेंज होने वाला होता है तो वह होगा, नहीं होने वाला तो सेम उतरता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में चेंज करवा दिया तो सेम उतारना पड़ गया अपन को, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। और चेंज मतलब 99% मतलब 99% कुल मिला के 100% चेंज होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और 99% चांसेस होते हैं तुम्हारे पास कि चेंज हो जाएगा क्या, मेन वर्ब, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे चेंज करना है तो करना ही तो पड़ेगा, तभी तो हम ये बता पाएंगे आई हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका
हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे रहा हूं तो यहाँ पे चुका हूं, पहुंच गया, काम को मतलब फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये चेंज करने का तरीका यही होता है कि आपसे चेंज करते बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। केयरफुल तरीके से आप बिल्कुल चेंज करना है, ध्यान रखना है कि हमसे चेंज करते बनना चाहिए। चेंज तुमको चार्ट के अकॉर्डिंग ही करना होता है, ठीक है, ये अच्छे से बिल्कुल याद होना चाहिए। जब तक तुमसे चार्ट याद नहीं होगा ना, तब तक तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे फिर, ठीक। इसलिए विशेषता ध्यान रखना है कि हमको चार्ट अच्छे से याद ही रखना है किसी भी हालत में, ठीक। तो ये था तुम्हारे पास, बाकी इनको इसको रिवीजन जरूर करके रखना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इससे पहले कुछ भी क्लियर नहीं होगा, फिर अच्छे से चार्ट वगैरह याद रखो तो बन जाएगा।